जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आज के हिस्ट्री क्लास में। दोस्तों, आज की इस क्लास में महेश बर्नवाल का हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। कोस्मोस पब्लिकेशन का एनसीईआरटी सार संग्रह बिल्कुल न्यू एडिशन 2025 का है। एनसीईआरटी का जितने भी प्रश्न है सभी वन लाइनर फॉर्म में दिया हुआ है। क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक का सभी एनसीईआरटी प्रश्न दिए हुए हैं। तो आज का क्लास सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसी बुक से सभी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जान लेते हैं, इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्राचीन भारत, फिर मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, जिसमें पढ़ेंगे प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहले परिभाषा है इतिहास का। तो इसका परिभाषा हो जाएगा, किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण विशिष्ट व सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं, तथ्यों आदि का कालक्रमिक विवरण ही इतिहास कहलाता है, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो हेरोडेटस को, ठीक है। इतिहास का जनक हेरोडेटस को कहा जाता है, ठीक है। आगे है, प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है? राजतरंगिणी को, ठीक है। प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है? राजतरंगिणी को, ठीक है। नेक्स्ट है, उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आहत सिक्के। उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते हैं? आहत सिक्के। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। तो सिक्के के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मुद्रा शास्त्र। भारत में प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? डॉक्टर प्राइम रोज को, ठीक है। भारत में प्रागैतिहासिक खोज करने का श्रेय किसे दिया जाता है? डॉक्टर प्राइम रोज को। भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन से संबंधित प्री हिस्ट्री का इंडिया किसकी कृति है? स्टुअर्ट पिगट की, ठीक है। चीनी यात्रियों ने अपने यात्रा वृत्तांतों में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? इंतु का, ठीक है। चीनी यात्रियों ने अपने यात्रा वृत्तांत में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? इंतु का। उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अभिलेख शास्त्र। क्या कहा जाता है? अभिलेख शास्त्र। लिपियों के विकास के अध्ययन को पुरालिपिक विद्या कहा जाता है। लिपियों के विकास के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पुरालिपि विद्या। सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त हुआ था? हाथी गुम्फा अभिलेख से, ठीक है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का नाम किस अभिलेख से प्राप्त हुआ था? हाथी गुम्फा अभिलेख से। प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया? B.A. स्मिथ ने। अब देखिए, इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है कालक्रमिक के अनुसार, ठीक है। पहला प्रागैतिहासिक काल, फिर आधि ऐतिहासिक काल, फिर ऐतिहासिक काल, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल का दूसरा नाम है पाषाण काल, ठीक है। इसको पाषाण काल भी बोलते हैं, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल मानव उत्पत्ति से 3000 ईसा पूर्व तक के काल को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, ठीक है। आधि ऐतिहासिक काल, देखिए, 3000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व तक, ठीक है। 3000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक के समय को आधि ऐतिहासिक काल कहते हैं, ठीक है। और 600 ईसा पूर्व से आगे तक के काल को ऐतिहासिक काल कहते हैं, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें पुरातात्विक साक्ष्य अध्ययन का एकमात्र स्रोत, क्योंकि लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। आदि ऐतिहासिक काल में देखिए, लिखित साक्ष्य उपलब्ध किंतु वो पठनीय। आदि ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य तो था, उपलब्ध तो था, लेकिन वो पठनीय था, पढ़ने नहीं जानता था, ठीक है। फिर देखिए, ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक एवं साहित्य दोनों प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध थे, ठीक है। देखिए यहाँ पर प्रागैतिहासिक काल को
पाषाण काल भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें भी 3 भागों में बटा हुआ है, ठीक है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। अब आगे देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है? धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, पुरातात्विक साक्ष्य तथा विदेशी विवरण, ठीक है। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए इन सभी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसपे ने, ठीक है, 1837 ईस्वी में। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसपे ने 1837 ईस्वी में। भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों का संकलन करता किसे माना जाता है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को, ठीक है। भारत के प्राचीनतम ग्रंथ का संकलन करता किसे माना जाता है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को। पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन थे? तो वैवस्वत मनु, ठीक है, वैवस्वत मनु। पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन थे? वैवस्वत मनु। वायुपुराण में किस वंश का उल्लेख है? गुप्त वंश का। वायुपुराण में किस वंश का उल्लेख है? गुप्त वंश का। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किस वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है? मौर्य वंश की। किस वंश की? मौर्य वंश की, ठीक है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? कल्पसूत्र से। किससे? कल्पसूत्र से। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? आंध्र सातवाहन वंश से। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित ग्रंथ है? मौर्य वंश से। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित ग्रंथ है? मौर्य वंश से। खरोष्टी लिपि किस प्रकार की लिखी जाती थी? दाएं से बाएं ओर, ठीक है। खरोष्टी लिपि जो है किस प्रकार लिखी जाती थी? दाएं से बाएं की ओर। नारद स्मृति से किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है? गुप्त वंश की जानकारी, ठीक है। नारद स्मृति से किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है? गुप्त वंश की, ठीक है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुस्तक कौन सी मानी जाती है? मनु स्मृति। किसे मानी जाती है? मनु स्मृति, ठीक है। शुंग काल का मानक ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो मनु स्मृति को, ठीक है। शुंग काल का मानक ग्रंथ किसे कहा जाता है? मनु स्मृति को। स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया है? शतपथ ब्राह्मण में, ठीक है। कहाँ कहा गया है? शतपथ ब्राह्मण में। किसको? स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी, ठीक है। अब देखिए इधर अभिलेख दिया हुआ है, ठीक है, और शासक, ठीक है। देखिए अभिलेख और शासक। हाथी गुम्फा अभिलेख के शासक कलिंग नरेश खारवेल, ठीक है। एहोल अभिलेख के पुलकेशिन द्वितीय। एहोल अभिलेख के पुलकेशिन द्वितीय। नासिक अभिलेख के गौतमी बलश्री। नासिक अभिलेख के शासक गौतमी बलश्री। जूनागढ़ अभिलेख के रुद्रदामन। जूनागढ़ अभिलेख के शासक रुद्रदामन। प्रयाग स्तंभ अभिलेख के समुद्रगुप्त। प्रयाग स्तंभ अभिलेख के समुद्रगुप्त। मंदसौर अभिलेख के मालवा नरेश यशोवर्मन। मंदसौर अभिलेख के मालवा नरेश यशोवर्मन, ठीक है। ग्वालियर अभिलेख के प्रतिहार नरेश भोज। ग्वालियर अभिलेख के प्रतिहार नरेश भोज। देवपाड़ा अभिलेख के बंगाल शासक विजय सेन। देवपाड़ा अभिलेख के बंगाल शासक विजय सेन। भित्री व जूनागढ़ अभिलेख के शासक स्कंदगुप्त। भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख के शासक स्कंदगुप्त, ठीक है। आगे देखिए, महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख अश्वलायन गृह सूत्र में मिलता है। प्रारंभ में इसमें मात्र 8800 श्लोक थे और इसका नाम जय संहिता था। प्रारंभ में महाभारत में मात्र कितने श्लोक थे? 8800 श्लोक, ठीक है। प्रारंभ में महाभारत में 8800 श्लोक थे और इसका नाम जय संहिता था, ठीक है। प्रारंभ में महाभारत का मूल नाम क्या था? जय संहिता। कुछ समय पश्चात यह बढ़कर 24,000 श्लोक हो गया, ठीक है। बाद में इस ग्रंथ में और कथाएं जोड़े गए, ठीक है, जिसमें श्लोक की संख्या बढ़कर 24,000 हो गया
और भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ। अंत में 1,00,000 श्लोक होने के कारण इसे सप्तसाहर्षि संहिता या महाभारत कहा जाने लगा। पूरा लेख विद्या से क्या अभिप्राय है? शिलालेखों का अध्ययन। पूरा वशेष का महानतम अन्वेषक किसे माना गया है? डार्विन को। पूरा वशेष का महानतम अन्वेषण किसे माना गया? डार्विन को। इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है? रेहला से। ह्वेनसांग ने किस विद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था? नालंदा विश्वविद्यालय में। ह्वेनसांग ने किस विद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था? नालंदा विश्वविद्यालय में। ठीक है। बौद्ध स्तंभ लेख से किसकी जानकारी मिलती है? शुंग काल की। बौद्ध स्तंभ लेख से किसकी जानकारी मिलती है? शुंग काल की। ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन किस पुस्तक में किया है? सीयू की पुस्तक में। ठीक है। ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन किस पुस्तक में किया है? सीयू की नामक बुक में। अरबी भाषा की पुस्तक किताब उल हिंद की रचना किसने की थी? अल बरूनी ने। ठीक है। अरबी भाषा की पुस्तक किताब उल हिंद की रचना किसने की? अल बरूनी ने। मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में किसने आया था? इब्न बतूता। तथा तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। फिर तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक ने। मार्को पोलो द्वारा किस राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है? पांड्य राज्य की। ठीक है। मार्को पोलो द्वारा किस राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है? पांड्य राज्य की। पतंजलि के महाभाष्य से किस वंश के इतिहास का पता चलता है? शुंग वंश का। पतंजलि के महाभाष्य से किस वंश का इतिहास का पता चलता है? शुंग वंश का। नेक्स्ट है चीनी लेखकों का वर्णन। ठीक है। लेखक फायन है। समय इसका 399 से 414 ईस्वी तक। ठीक है। रचनाएं हैं इनका भारत दिशा का विवरण। ठीक है। फैहान ने भारत दिशा का विवरण का रचनाएं किया। ठीक है। यात्री विवरण है इसका। यह प्रथम चीनी यात्री था जिसने चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय भारत की यात्रा की थी। इसने गुप्त काल में वस्तु विनिमय का माध्यम कौड़ियां तथा चंद्रगुप्त मौर्य के राज प्रसाद को देव निर्मित बताया। ठीक है। फायन प्रथम चीनी यात्री था। फैहान ने चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय भारत की यात्रा की थी। फैहान ने गुप्त काल में वस्तु विनिमय का माध्यम कौड़ियां तथा चंद्रगुप्त मौर्य की राजप्रसाद को देव निर्मित बताया। दूसरा है ह्वेनसांग। इसका समय है 629 से 645 ईस्वी तक। ठीक है। 629 से 645 ईस्वी तक रहे थे। इनकी रचनाएं हैं सीयू की। ठीक है। ह्वेनसांग सम्राट हर्षवर्धन के समय भारत आया था। ह्वेनसांग किसके समय में आया था? हर्षवर्धन के समय में। ठीक है। इसने यानी ह्वेनसांग ने हर्ष को शिलादित्य की उपाधि से विभूषित किया। ठीक है। ह्वेनसांग ने हर्ष को किससे उपाधित किया? शिलादित्य की उपाधि से विभूषित किया। इसे यात्रियों का राजकुमार, शाक्य मुनि, नीति का पंडित कहा जाता है। ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार, शाक्य मुनि, नीति का पंडित कहा जाता है। तीसरा है इत्सिंग। इसका समय है 673 से 675 ईस्वी तक। ठीक है। इनकी रचनाएं हैं प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथाएं। ठीक है। इनका यात्री विवरण है चीनी बौद्ध यात्री जो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्यारत्न रहा। ठीक है। चीनी बौद्ध यात्री है जो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्यारत्न भी रहा है। ठीक है। सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य कब प्राप्त हुआ? 510 ईस्वी में। ठीक है। कौन अभिलेख से? भानुगुप्त के एरन अभिलेख से।
अब नेक्स्ट पढ़ेंगे अगले वीडियो में पाषाण काल। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।